मुझे जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने अपना रुख उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए किया और वहां पर मैंने पढ़ाई शुरू करी। मेरे माँ पिता गांव में ही रहते थे क्योंकि उनमें बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसके बाद मुझे लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन मेरा हमेशा मन किताबों से हट के रहा क्योंकि मैं लोगों के आसपास देखता था। क्योंकि परिवार में माँ पिता साथ नहीं होते तो एक कमी महसूस होती। तो जो बच्चा होता है लोगों से इंटरेक्ट करता है, तमाम तरह के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे। तो उसी दौरान मैं कई आंदोलनों को मैंने देखा, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था और वहां पर मेधा पाटेकर, अरुंधति राय बैठे हुए थे और वो आंदोलन इसलिए किया गया था कि वहां पर बड़े बांध बनाए जाने थे, जिनसे जाहिर तौर पे किसी देश को विकासशील होना है तो बांध बनाना जरूरी, से बिजली मिलती है और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मेरा ध्यान एक उस ओर भी गया कि वो बांध बनाने के लिए जो लोग हैं, जिनसे जमीनें ली गई थी, जो विस्थापित लोग थे, उनको जमीन के बदले जमीन देनी चाहिए थी, लेकिन जमीन वो दी गई वहां पर उन लोगों को जो उपजाऊ नहीं थी। अच्छा। वहां पर एक दूब, एक घास होती है जिसकी जो जड़ होती है बहुत नीचे तक जाती है। मतलब किसान कितनी भी मेहनत कर लेगा लेकिन उस घास को नहीं निकाल सकता, मतलब वो उपजाऊ जमीन नहीं। जब आप आदिवासी लोगों की जमीनें अधिग्रहण करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती हैं और उनका एक जो रोजी रोटी का जरिया है वो हमेशा वो जमीन रहा है। वो इसी से उनकी रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे, उनके साथ ऐसा ही था। तो जब मैंने ये पढ़ा और उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इनके बीच में जाकर बात करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये वो बारीकियां हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानना चाहता है, या जानते भी हैं तो उन्हें समझना नहीं चाहते, उस तरफ ध्यान ही नहीं ले जाना चाहते। लेकिन ये इसे ही कहते हैं खबर की तह तक जाना। खबर आपने पढ़ी, बांध की, लेकिन आपने उसमें जो खबर का एंगल निकाला वो ये कि इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें कितनी समस्या हो रही है या फिर जो समस्या हो रही है उसका समाधान कैसे उनको होगा। तो मुझे लगा कि दूर से नहीं, के पास जाके देखना चाहिए। मैंने घर परिवार से जिद की, अपने पिता को नाराज किया। हालांकि उनका भी संघर्ष का समय था, उनके 4 भाई थे, वो उनके पालन पोषण के लिए बड़े हुए थे, लेकिन मैंने जिद किया और मैं बिना बताए निकल गया। अच्छा, इसलिए आपने भी कहा कि माँ बाप साथ नहीं होते तो। जी। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे देखने को मिला उस समय बहुत बड़े नाम, मेधा पाटेकर जी उस समय धरने पे थी, अरुंधति रॉय उस समय धरने पे थी और उन लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी जो दुनिया से बहुत दूर। वो आदिवासी हमारी भाषा नहीं समझते थे, वो आदिवासी जिनको खाने के लिए नहीं होता था तो उनको वो बांस, आपको पता होगा, वो बांस के नीचे की वो काटते, जो मुलायम पार्ट होता था उसको खाते थे और पानी वो पीते थे, जिससे वो जो नहाते थे या जिनसे कपड़े धोते तो वही पानी उनको पीना पड़ता था। तो मोस्टली जो बच्चे थे वो बहुत बीमार रहने लगे और जो लोग भी थे उनकी सेहत लगातार गिर रही थी और उनको जो जमीन दी गई थी उस जमीन को वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय को वहां जाकर बैठना, हालांकि स्थितियों का सामना मुझे भी वही करना पड़ा, उनके बीच में रहना। जब आप भाषा एक दूसरे की नहीं समझते हैं तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है कैसे उनकी बातों को समझेंगे। लेकिन मैं लंबे समय तक रहा और वहां पर मैंने एक मैगजीन, हिंदी हमवतन थी जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी, उसमें मैंने उनकी जुबानी करके एक आर्टिकल शुरू किया। मैंने सिर्फ इतना लिखना शुरू किया कि वहां के लोग क्योंकि भाषा किस तरह समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, एजुकेशन को लेकर के क्या है, उनके स्वास्थ्य को लेकर गवर्नमेंट क्या करे और किस तरीके से किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे थे उनको कभी कभी मेरा पढ़ाने का भी मन करता था, मैं पढ़ाता था तो उनको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम होता था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी ट्रेन नहीं देखी, उन्होंने कभी भी जीवन में हवाई जहाज उड़ते हुए नहीं देखा, उस एरिया में शायद न जाता हो, और उन्होंने कभी भी पीली दाल, अरहर की दाल नहीं देखी। अच्छा। तो प्रश्न ये बनता है कि वो भारत के ही नागरिक हैं, भारत के ही बच्चे हैं और उनकी जमीनें ली गई खास तौर पे भारत के विकास के लिए, बांध बनाने के लिए, लेकिन उनका किसी ने नहीं देखा। तो ये जो जर्नलिज्म की शुरुआत है ये वहां से हुई। वहां हमने लिखना शुरू किया, लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी, लोगों ने मुझे, उस समय तो लैंडलाइन फोन होते थे, उन लोगों ने मुझसे बात करनी शुरू की। तो मुझे लगा कि मेरी पहचान बनी। एक गांव का लड़का जिसके परिवार में सोने चांदी का काम होता है, खेती किसानी का काम होता है, जब इतने ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, खासतौर से जब वो बचपन में अकेला रहता है, माँ बाप के बिना रहता है, तो ढेर सारा जो प्यार मिलता है वो उसने मुझे जर्नलिज्म की ओर आकर्षित किया और यहाँ से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। तो आप जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तेज तर्रार और काफी सुलझे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ये पत्रकार का जो जज्बा और ये जो जुनून था वो हाई स्कूल से ही आपके अंदर पनपने लगा था। तो हाई स्कूल में उस गांव के लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने सोचा कि नहीं मुझे पत्रकार बनना है? क्योंकि हाई स्कूल में उम्र बहुत कम होती है और सोचने समझने की क्षमता भी बहुत कम होती है कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन आपने 10th क्लास में ही ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पत्रकार बनना है। जी, शुरुआती दौर में मुझे थोड़ा सा, मैं रेडियो सुनता था तो वहां से खबरें आती थी, कई आंदोलन
होते रहे हैं। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद उत्तराखंड में पंचेश्वर बांध का विरोध हुआ। विरोध बांध का नहीं था, विरोध इस बात का था कि जो जमीनें ली जा रही हैं उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए, उनको रोजी रोटी का जो प्रश्न है वो दूर होना चाहिए, उनको इलाज जो है उनको ठीक से मिलना चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन ठीक से मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जब मैं जा पाता था, उन आंदोलन में जाता था। इसके अलावा मैं लखनऊ में जीपीओ है जहां पर धरने दिए जाते थे, तो वहां पर भी जो मेरा कुनबा इकट्ठा होता था, मेरे कॉलेज के दोस्त होते थे, मेरे जो रिलेटिव होते थे जिनको मैं पकड़ पाता था, तो मैं, क्योंकि उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री तक आवाज जाए और उन पीड़ितों की बात जाए कि जो पंचेश्वर बांध के कारण लोगों तक थी, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह करते थे। फिर मैं एक आंदोलन से वाइफ ऑफ पीपुल से जुड़ा, जो आदिवासियों के लिए काम करते थे या गरीब तबके के लिए काम करते थे, कि जो जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते थे, जहां पर मीडिया नहीं पहुंच पाती, जहां पर लोग अपनी बात नहीं रख सकते। तो शुरू से ही मुझे लगता है कि जो मुझे खाली समय मिला तो मेरा ध्यान उस ओर चला गया, जहां बच्चों का ध्यान माँ पिता की ओर होता है, खेल की ओर होता है, वो सब छोड़ के मेरी बुनियाद वहीं से पड़ी। फिर मैंने पत्रकारिता में प्रवेश किया, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी थे। उसके बाद में फिर मैंने हिंदुस्तान अखबार लॉन्च हुआ 98 में, और 2001 में जनसत्ता अखबार लॉन्च होता है लखनऊ से, तो वहां पर मैं काफी समय तक 2003 तक रहा। फिर सारा समय मैंने ज्वाइन किया 2003 में, जिस दिन सारा टीवी की शुरुआत, मतलब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ है। जी। और मुझे लगा कि आने वाला समय इंटरनेट का है, जाहिर तौर पे, क्योंकि पूरे समय हम टीवी के सामने नहीं बैठ सकते, हम पूरे समय स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते, लेकिन मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। तो 2003 में जब मुझे टीवी में सारश्री ने मुझे दिया कि ये जिम्मेदारी आपकी है, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि साहब मुझे वेब मीडिया की ओर भेज दिया जाए। तो इंटरनेट मीडिया की शुरुआत हुई 2003 में, जब .com लोग नहीं जानते थे, तो मुझे यह मौका दिया गया और सारा समय .com की शुरुआत की। तो प्रिंट का शुरुआती दौर का अनुभव था, मैंने अखबारों में काम किया, मैगजीन में काम किया, सारा टीवी में काम करने का मौका मिला। फिर मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का मौका मिला, बस लगभग 16 साल तक रहा। फिर मैंने 2 बड़े चैनल ज्वाइन किए, उसमें मैं डिप्टी रेजिडेंट एडिटर रहा। तो मेरे शुरुआती जो रुझान था, मैंने लाइन एक ही रखी है हमेशा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा जरिया है जहां पर जो लोग बात नहीं पहुंचा सकते, उनकी बात को वो एक ब्रिज का काम करते हैं, उनकी बात को सरकार, शासन और प्रशासन तक पहुंचाना। शायद मेरे प्रयास से किसी का थोड़ा सा भला हो जाए। तो आपने तो सबका भला कर दिया, लेकिन आपकी इस काबिलियत और इस होनहार बेटे का साथ माँ बाप ने कब दिया, कब उन्हें समझ में आया कि हमारा बेटा इतना लायक है? ये नाराजगी कब दूर हुई, बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, मेरी नाराजगी नहीं थी, क्योंकि मुझे जब मैं बहुत छोटा था, 3 साल का था, तब मुझे अपने माँ पिता से अलग रहना पड़ा। मैं अपने 5 चाचाओं के साथ में लखनऊ में रहता था। मुझे पढ़ना था, मेरे पिता ये चाहते थे कि मुझे लखनऊ भेजा जाए। मतलब मैं कहाँ हाई स्कूल की बात कर रही थी, यहाँ तो ये बच्चा 3 साल की उम्र से ही कुछ बनने की ठान चुका था। तो मुझे फिर लखनऊ भेज दिया गया। 3 साल का बच्चा अगर 5 चाचाओं के साथ में रहता हो, जहाँ कोई फीमेल ना हो, तो आप सोच सकते हैं बच्चा उन्हीं की तरह देखता है कि अपने कपड़े खुद प्रेस करना है, अपने जूते खुद पॉलिश करना है। तो जो मुझे खुद के काम करने थे, मुझे ट्रेनिंग मुझे घर वालों से मिली, मेरे चाचाओं का बड़ा ही योगदान है। तो आपकी घर में भाभी जी को हो, इसका फायदा निश्चित तौर से आज भी मेरी यही आदत है कि मैं अपने काम खुद करना पसंद करता हूँ। मुझे अपने कपड़े खुद प्रेस करने होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने काम करने में किसी तरीके का कोई भी ऐसी काम नहीं था जिससे हम अपना काम न कर सके। तो उम्मीद है जितने भी जेंट्स लोग देख रहे हैं ना अभी हमें फेसबुक लाइव पे, तो इन बातों को खासतौर पे ध्यान दीजिएगा और घर में अपनी बीवियों के साथ, अपनी माओ के साथ, अपनी बहनों के साथ हाथ जरूर बटाइएगा। एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी कि आपने अभी तक उत्तर प्रदेश में कई इलेक्शन भी कवर किए हैं, इसके अलावा दिल्ली की राजनीति भी आपने देखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य ये ऐसे हैं जहाँ की राजनीति दिल्ली सरकार की या फिर केंद्र सियासत पर बहुत कुछ असर डालती है। तो आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, खास तौर पर केंद्र सरकार की? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और अगर वो आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी आबादी है और सबसे बड़ा प्रदेश है वहां से, और लगभग 80 सांसद हमारे यहाँ से निकलते हैं। मतलब दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और 404 सीटें होती है, जिसमें 1 सीट राज्यपाल मनोनीत करते हैं, लेकिन 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होता है वहां पर। मैंने कई चरण ऐसे देखे, चुनाव को देखा है वहां पर। अब जो वर्तमान स्थिति अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है। अगर हम ये देखें कि विपक्ष में कौन है, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और ये पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी के 5 बड़े नेताओं के नाम बताइए,
तो मुझे नहीं लगता है कि जो आम जनता है वो 5 बड़े नेताओं का नाम ले। और जो 1-2 नाम है भी या जिन्हें जानते भी हैं, वो लोग सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं आते। सोशल मीडिया से बाहर नहीं आते। अगर आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपको तीसरा नेता का नाम नहीं पता होगा। आप अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछले 2 दशक से आप देख रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पे है, वो अपने अस्तित्व को तराशने के लिए जूझ रही है। तो पूरी क्लीन चिट दिख रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि एक समय पे ऐसा आया कि जब कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की जनता के बीच में उसको आरोप झेलने पड़े, उनको गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। अगर आज की तारीख में कोई विकल्प देखें तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसा विपक्ष है जनता के पास जो उसकी ओर देख सके। और कहीं ना कहीं मानते हैं इस बात को कि विपक्ष कमजोर होने के ही नाते जो लोग, अगर मान लीजिए क्योंकि सबका अपना मत होता है किसको पसंद करते हो आप, किसको नहीं करते हो, लेकिन जो लोग पसंद नहीं भी करते बीजेपी को, लेकिन जब वो ऑप्शन में विपक्ष का चेहरा देखते हैं तो उन्हें फिर लगता है कि नहीं, विकल्प के तौर पे कुछ है ही नहीं, तो यही बेटर है। जी, इस चीज का भी फायदा मिलता है। निश्चित तौर से फायदा मिलता है। देखिए, जब भी किसी की सरकार होती है तो उसको निश्चित तौर से आरोप झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उम्मीद सरकार पे ही होती है और जनता की उम्मीदें हमेशा सरकार से रहती है और सरकार उनके जो उम्मीदें हैं पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती है, क्योंकि उनको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उनको स्वास्थ्य से लेकर शिकायतें होती हैं, उनको चिकित्सा लेकर शिकायतें होती हैं, उनको मूलभूत जो सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क से लेकर शिकायतें होती हैं। लेकिन ये जो शिकायतें लेकर के वो किसके पास जाएंगे? उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर जिस तरीके से पिछला देखा है 300 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर आती है और बीच में ऐसा माहौल बनता है कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के बात करें या पार्टी की अंदर जो राजनीति है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके ही विधायक विधानसभा में बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ लॉबी एक तैयार होती है और उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें कार्यकर्ताओं में शुरू हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक प्रधानमंत्री की ओर से एक नाम आता है, एक वरिष्ठ आईएएस का जो गुजरात से जुड़े होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एक कॉल पे किसी को चली जाए तो पूरा घमासान मच जाता है। तो ये एक मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो कद्दावर हैं, उनको जो संघ में है उनकी पकड़ अच्छी है। और देखिए, जब मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ उसके बाद आप देखिए कोरोना के दौरान भी पीजीआई से उन्होंने लगातार अपने अधिकारियों से लगातार बात करी है, वो ऑनलाइन रहे हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। पहले टीम 11 बनी, फिर टीम 9 बनी, लगातार उन्होंने अपने अधिकारियों से संपर्क किया और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल आते हैं और उन 18 मंडल का उन्होंने दौरा किया, लोगों के घर तक गए और जाकर पूछा कि उनको दवाइयां मिली हैं कि नहीं मिली हैं, उनको खाना ठीक तरीके से मिला है कि नहीं मिला। फिर वैक्सीनेशन के मामले में देखिए उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ा है और आज जो स्थिति कंट्रोल में है उसके पीछे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको श्रेय जाता है कि इतना बड़ा प्रदेश, 26 करोड़ की आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की, और किस तरीके से नियंत्रण। नाम ऐसे नहीं हो जाता है, काम करने से ही नाम। निश्चित तौर पर सरकार की बात करेंगे, नेताओं की भी बात करेंगे, आगे अब तो मुलाकात होती रहेगी लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ चंद्रसेन वर्मा को जानना चाहते हैं। हरदोई का ये लाडला आज जब हरदोई पहुंचता है, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, तो लोग कितना गर्व महसूस करते हैं? देखिए, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब अपने गांव जाता हूं। और थोड़ा सा फर्क बता दूं कि गांव का और शहर में फर्क क्या होता है। जब मैं आज गांव जाता हूं तो मुझे लोग ये नहीं समझते कि ये वरिष्ठ पत्रकार है या ये कुछ काम करा देगा। मुझे मेरे गांव में आज भी मेरे आज भी मेरे गांव में मेरे घर का नाम है पिंटू, उसी से बुलाते हैं। मैं अपने ननिहाल जाता हूँ जो बांदा में बहुआ के पास में है, उसमें भी मुझे इसी नाम से बुलाया जाता है। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सामने वाला बंदा है उसने जीवन में क्या मुकाम हासिल किया, वो उसी तरीके से बुलाते हैं, उसी तरीके से। मुझे बात याद आ गई आपकी इस बात से कि जैसे आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ऐसी कुछ केस था मेरे संभल का, मैं उत्तर प्रदेश जिला संभल से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मेरे पास कॉल आती है, मैंने खैर वो मामला निपटा दिया। तो तब तक जब तक वो नहीं पता था किसी को कि मैं कौन हूँ या किसने करा, तब तक मैडम मैडम कह के मुझे बात होती थी कि दिल्ली में बैठी मैडम ने ये कर दिया, दिल्ली में बैठी मैडम ने ये कर दिया। लेकिन जैसे ही जब वो पंचायत बैठी उसमें पता चला कि कौन है कि फला की लड़की है, अरे वो तो हमारी बेटी है। उसके बाद तो मैडम से सीधी निदा आ गई तो ये होता है। चलिए, अब एक चीज और बताइए कि आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको एक्सपीरियंस रहा, आपको प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने डिजिटल में भी काम किया, इन तीनों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप, या सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तीनों मीडिया की अगर बात करें, अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो प्रिंट मीडिया ही थी, और आज अगर देखा जाए जो खेप आ रही है, अगर मास कम्युनिकेशन के बच्चों की बात करें या पत्रकारिता जिन्होंने किए हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है।
लेकिन जिस दौरान 98 में हमने किया उस समय सिर्फ अखबार होते थे और हमारे पास अपनी बात रखने के लिए एक संपादक के नाम पत्र ही होता था जिसको हम लिख सकते थे, यानी वन वे कम्युनिकेशन। अखबार ने जो लिख दिया वो लोगों ने पढ़ लिया। टीवी चैनल जैसे जैसे बढ़े तो उसमें भी प्रतिक्रिया नाम मात्र भी नहीं थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये मैसेज के थ्रू होता था, कंपेनिंग चलती थी कि आप अपनी सहमति जताएं, वो पोल वगैरह चलते थे, कुछ हुआ। लेकिन जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया आती है, इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप आलोचना और प्रशंसा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है। आप कुछ लिखते हैं, आप अगर अच्छा लगता है तो आप देखिए, आपको लोग सराहना करेंगे, आपको बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। लेकिन अगर आप जरा भी गलत हुए या अपडेट नहीं हुए, आपने कुछ भी लिखा, तो करोड़ों लोगों की भीड़ वो आपके ऊपर आलोचना करेगी, आपको घेरेगी। तो सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो मुझे लगता है डिजिटल मीडिया में है, क्योंकि आपको तैयार रहना होता है उसके लिए कि आने वाले समय में अगर आपने जरा भी अपडेट नहीं है या आपने इन्फॉर्मेशन कुछ गलत की, तो आप ये तैयार रहिए कि आपको आलोचना का शिकार करना पड़ेगा। तो किसमें काम करने का तजुर्बा सबसे अच्छा रहा? देखिए, लंबे समय तो मैंने डिजिटल मीडिया में काम किया है, क्योंकि मुझे चैलेंज स्वीकार करना शुरू से ही बहुत अच्छा लगा। आपने जैसा मेरे जीवन के बारे में जितनी मेरी आपसे बातचीत हुई, तो मैं थोड़ा धारा से हटके हमेशा काम करने की मैंने कोशिश करी। तो मैंने सोचा कि हमें उसके लिए काम करना चाहिए जो हर आदमी के हाथ में हो। आप देखिए, सबके हाथ में एक एक दो मोबाइल रहते हैं और पूरे नोटिफिकेशन के थ्रू ही पता चलता है कि कहाँ के। आज आदमी अनजान नहीं है। अखबार वो सुबह बहुत समय तक नहीं पढ़ सकता, वो टीवी के समय हर समय नहीं पढ़ सकता, लेकिन आदमी हर समय अपडेट रहता है, क्योंकि बड़े जितने भी चैनल्स हैं या अखबार हैं, उनके अपने मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उसमें नोटिफिकेशंस आते हैं, तो हर समय वो अपडेट रहते हैं। तो मुझे लगा कि जो हर हाथ में जो मोबाइल है उसके लिए काम करना चाहिए। तो फिर मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया और मैंने पूरी अपनी शिद्दत के साथ इस पर काम किया, और ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है कि अभी तक मुझे इस तरह किसी तरीके का आलोचना या उसका शिकार नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं बहुत बड़ी बात है, पत्रकार को किसी आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि तेज तर्रार जरूर हैं, लेकिन समझदार भी बहुत हैं, लिहाजा आप खुद ही से बच के चलते होंगे हर चीजों से जी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तीनों मीडिया में काम किया, आपको तीनों मीडिया का तजुर्बा है कि कैसे कहाँ पर क्या काम होता है। अब क्योंकि आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज इंडिया के साथ, और इसके साथ अब वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्योंकि सब जगह जैसे आपका नाम सामने आया, सब जगह से आवाज आने लगी कि भाई आपके अनुभव का बहुत फायदा मिलने वाला है न्यूज इंडिया को तो अब वो कौन कौन सी चुनौतियां आप लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ लीक से हटकर करना है। लीक से हटकर मतलब जो आज मुद्दे छूट जाते हैं, जिन पर किसी का फोकस नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की आवाज सुनेंगे। देखिए, जब मैनेजमेंट ने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मैनेजमेंट मुझे इस तरीके से जिम्मेदारी देता है, मुझ पर भरोसा जताता है। तो मुझे जो 3 दशकों का जो मुझे अनुभव है उसको साथ लेकर के चलूंगा। और जैसा मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम जिन लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, हमें उन बात को सरकार तक पहुंचाना है, हमें उस ब्रिज की तरह काम करना है, हमें छोटे से छोटे गांव पहुंचना है, हमें उनकी बातों को लेकर के जो शासन में जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाना है। और हम दूसरे चैनलों की तरह शोर शराबा नहीं करेंगे, हम जनता की बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे और हम उत्तर प्रदेश की बात रखेंगे। बिल्कुल, तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम न्यूज इंडिया के लोग, क्योंकि हम सबकी आवाज बनके सबके काम आएंगे, सबकी आवाज बनेंगे। तो आपने देखा हमारा ये फेसबुक लाइव, अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। नमस्कार।